हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के पार्ट 5 में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हमने लास्ट पार्ट 4 में ही स्टार्ट किया था। उसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे थे। पॉइंट नंबर ए जो था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये हमने निकाला था। उसका एक्सप्रेशन देखा था, U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ये इक्वेशन देखा था। फिर बी टॉपिक में देखा था, बी नंबर में देखा था पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सी वाला टॉपिक। सी में क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे हम एक्सटर्नल फील्ड में एक सिंगल चार्ज को कंसिडर करके पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं। ठीक है, और डी पॉइंट में हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड में अब हम 2 चार्जेस को रखेंगे, ठीक है, तब पोटेंशियल एनर्जी को निकालने वाले हैं। फिर ई पॉइंट में हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। डायपोल का कंसेप्ट हमने लिया है पार्ट नंबर 3 या 2 में हमने लिया है। डायपोल क्या है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। हम आज 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं, थोड़ा सा लंबा चलने वाला है आज का लेक्चर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इसको देखने वाले हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देखा था कि व्हेन द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन द चार्जेस एंड देयर लोकेशंस वेयर स्पेसिफाइड। ये हमने देखा हुआ है कि जब सोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या हम बोल सकते हैं चार्जेस और उसके जो लोकेशंस है वो स्पेसिफाइड अगर है, हमको मालूम है अगर, तो हमने अभी ये निकाला हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने निकाला हुआ है। आज हम ऐसे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं कि जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में है। ठीक है, किस कहाँ पे है, एक्सटर्नल फील्ड में है। ठीक है, तो वो जो एक्सटर्नल फील्ड में है, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ। तो आज हम ऐसे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं कि वो जो चार्ज है वो दूसरे फील्ड में है, एक्सटर्नल फील्ड में है, एक्सटर्नल फील्ड में है। ठीक है, और वो जो फील्ड है वो चार्ज क्यू ने, सपोज चार्ज जो है हम कंसिडर करने वाले हैं, उसने खुद ने नहीं बनाई है। ठीक है, तो जो फील्ड है विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन चार्ज। ठीक है, तो अब हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट फील्ड व्हेन द चार्ज इज इनसाइड दैट एक्सटर्नल फील्ड विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन चार्ज, जो गिवन चार्ज ने प्रोड्यूस ही किया नहीं है ऐसे एक्सटर्नल फील्ड में। सपोज ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें ये हमारा चार्ज है +Q, ये इसने प्रोड्यूस ही नहीं किया है, ये एक्सटर्नल फील्ड ये चार्ज +Q ने प्रोड्यूस ही नहीं किया है। फिर भी हमको ये एक्सटर्नल फील्ड में ये चार्ज +Q के लिए पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आया। पिछले इसमें हमने जैसे देखा था कि Q जो है वो खुद के फील्ड में था और उसका खुद का पोटेंशियल क्या है वो हमने निकाल के पोटेंशियल एनर्जी को निकाला था। ठीक है, अब हम ये एक्सटर्नल सोर्सेस जो है, अब ये नोन भी रह सकते हैं, हमको अननोन भी रह सकते हैं या अनस्पेसिफाइड भी रह सकते हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम करने वाले हैं कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बोला है। देखो, दिस एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय चार्ज Q, यानी ये चार्ज Q ये एक्सटर्नल फील्ड में है, फिर भी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड पे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? बिकॉज दिस चार्ज Q इज वेरी स्मॉल। ये चार्ज Q कैसा है, इट इज़ वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए वो चार्ज Q अगर एक्सटर्नल फील्ड में है फिर भी वो एक्सटर्नल फील्ड पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड जो है, अब एक्सटर्नल फील्ड इज डिनोटेड बाय E, इसे हम दिखाएंगे। एंड जो उसका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, फील्ड को जो पोटेंशियल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, सपोज इट इज़ V। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, इट मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। उसका ये जो पोटेंशियल फिक्स नहीं रहता है, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग पोटेंशियल रहता है। ओके, समझ में आया।
क्या क्या है, क्या कहा मैंने, समझ में आया क्या? ये प्लस क्यू, ये एक चार्ज हम कंसिडर करने वाले हैं, वो ऐसे फील्ड में है, ऐसे रीजन में है कि जो उसने खुद नहीं बनाया है, दूसरे, सो इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में है जो ये चार्ज क्यू ने बनाया नहीं है, और ये चार्ज क्यू इतना छोटा है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कुछ भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर ये चार्ज उसमें है तो भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो ये अब ई क्या है? ई इज़ एक्सटर्नल फील्ड, और वी क्या है? इट इज़ एक्सटर्नल पोटेंशियल। और वो कैसा है? इट मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग एक्सटर्नल पोटेंशियल है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये है हमारा यानी कॉन्सेप्ट। आप इसको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझ के आगे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है तो वो उसका लिए जो इक्वेशन है वो हम लिखने वाले हैं। पर उसके लिए हम ये जो v है ना, इसको कंसिडर कर रहे हैं। ये क्या है? v क्या है? तो v इज़ नोन एज एक्सटर्नल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट लो, उसके लिए एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है? सपोज v है। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक फील्ड में एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। सपोज दैट पॉइंट इज p। P इज़ एनी पॉइंट इन दिस एक्सटर्नल फील्ड, और उसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल हम कंसिडर करेंगे V ऑफ R। ये हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, R डिस्टेंस पे है इसलिए हम इसको V ऑफ R कहेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ V ऑफ R क्या है? इट इज़ द एक्सटर्नल पोटेंशियल। क्या है ये? एक्सटर्नल पोटेंशियल है। एक्सटर्नल पोटेंशियल कहाँ पे है? एट पॉइंट P। तो पॉइंट P कैसा है? कोई भी पॉइंट है वो। ठीक है, एनी पॉइंट है, एट एनी पॉइंट P। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो अब उसको जो R हमने लिखा हुआ है वहाँ पे V ऑफ R लिखा है ना, वो क्या है? वो है उसका पोजीशन वेक्टर, यानी वो P कितने अंतर पे है ओरिजिन से, तो R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैविंग पोजीशन वेक्टर R। उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है R। वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, तो हम अब वर्क डन करेंगे। वर्क डन क्यों कर रहे हैं? तो हम ब्रिंग कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P। ये पॉइंट P पे हम एक चार्ज लाकर रखने वाले हैं। ठीक है, और ये वर्क डन जो है वो कैसा रहेगा? दिस वर्क डन इज इक्वल टू द V। ठीक है, हमने देखा हुआ है ये सब कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको मालूम है। तो अब क्या होगा? ये जो वर्क डन हो रहा है किसके लिए हो रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो हम उसको ब्रिंग कर रहे हैं। कहाँ से ब्रिंग कर रहे हैं? इन्फिनिटी से लेकर ये जो पॉइंट P हमने फील्ड में निकाला है ना, वहाँ तक हम उसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P इज इक्वल टू V। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर का साइन निकाला है मैंने। वर्क डन इन ब्रिंगिंग। अब किसको ब्रिंग कर रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से ब्रिंग कर रहे हैं? तो फ्रॉम इन्फिनिटी से ब्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से ब्रिंग कर रहे हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी। दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, और कहाँ तक ला रहे हैं? टू द पॉइंट P एंड इट इज इक्वल टू V। ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो जो वर्क डन है टू ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, वो कैसा रहेगा? हम अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वर्क डन। अब किसके लिए वर्क डन करेंगे? इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q। इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q। कहाँ से लेकर आ रहे हो ये चार्ज Q को? फ्रॉम इन्फिनिटी से। फ्रॉम
इन्फिनिटी, टू कहाँ तक ला रहे हैं, टू द गिवन पॉइंट, टू द पॉइंट P तक ला रहे हैं, ठीक है। P पॉइंट कहाँ पे है, इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में है, ठीक है, इन एक्सटर्नल फील्ड। तो इट इज़ इक्वल टू, कैसा रहेगा वो, ये जो चार्ज है Q और इसका पोटेंशियल V ऑफ R, ऐसा रहेगा वो, ठीक है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज Q, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे हम, तो सपोज मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ, यानी आपको एक एक नंबर को याद रखने में बहुत इजी जाएगा। तो अब हम 4 नंबर लिखेंगे कि ये जो वर्क डन है ये स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज Q, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस वर्क इज स्टोर्ड, ये स्टोर्ड होगा, ठीक है, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैं शॉर्टली लिख रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। और चार्ज कैसा था हमारा, इट इज Q था, ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज Q, ओके। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज एट R, अब क्या बन गई है, तो इट इज QVR, ठीक है। ये जो ऊपर हमने वर्क डन निकाला है उसकी वैल्यू क्या है, QV ऑफ R, ठीक है। तो QV है, सिर्फ R यानी इट इंडिकेट्स द पोजिशन वेक्टर, तो R नहीं लिखना, R नहीं बोलना है, Q और V है, ठीक है। R इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली, इट इज द पोजिशन वेक्टर है, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, तो दिस वर्क डन, ये आपको समझ में आया ना, ये जो वर्क डन है वो स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर अब हम पोटेंशियल एनर्जी का लिखेंगे इक्वेशन, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज, सिस्टम में कितना चार्ज है, ऑफ ए सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज, और उसका नाम क्या है, Q, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे है, एट R डिस्टेंस पे है, एट R, वेक्टर R डिस्टेंस पे है, और कहाँ पे है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, कहाँ पे है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इट इज़ गिवन बाय, कैसा लिखेंगे, इज, अब पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसा PE करके ही लिखते हैं, PE इज इक्वल टू QV ऑफ R, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज Q अगर सिंगल चार्ज एक्सटर्नल फील्ड पे है तो क्या है फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ QV, और QV ऑफ R, सपोज समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा ये जो C वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी हमने क्या देखा है कि एक ही चार्ज था, अब हम देखेंगे 2 चार्जेस है, और 2 चार्जेस कहाँ पे है, एक्सटर्नल फील्ड में है, 2 चार्जेस कहाँ पे है, एक्सटर्नल फील्ड में है। उसका इक्वेशन देखने वाले हैं कि सपोज अब हम कंसिडर करेंगे 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज दे आर Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 को कंसिडर करेंगे, और फिर वो कहाँ पे है, एक्सटर्नल फील्ड में है। तो हमारा हेडिंग देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, कहाँ पे है वो दोनों भी चार्जेस, इन एन एक्सटर्नल फील्ड में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 2 चार्जेस को कंसिडर करते हैं, और सपोज दीज आर द 2 चार्जेस, और कहाँ पे है वो, एक्सटर्नल फील्ड में है, सपोज दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, और ये कहाँ से लोकेट हो रहा है, तो ये सपोज ओरिजिन है, तो ये ऐसे यहाँ पे लोकेट हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, जैसे हमने ये पिछले इसमें ये डायग्राम निकाली थी ना, तो वही डायग्राम हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज आवर ओरिजिन, ये हमारा यहाँ पे ओरिजिन O है, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये Q1 के लिए डिस्टेंस है R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे, और R2 इज़ द पोजीशन वेक्टर फॉर Q2, ओके। और ये क्या है, दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में है वो उन्होंने खुद ने नहीं बनाया है ये फील्ड,
ओके, ये डायग्राम रफ है, सिर्फ आपको समझने के लिए है, बुक में नहीं है तो नहीं निकालने का। ओके, तो समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर टू चार्जेस, कंसीडर ए सिस्टम है, उसमें कितने चार्जेस है, 2 चार्जेस है, ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस को हम कंसिडर करने वाले हैं, और 2 चार्जेस का नाम क्या है, Q1 एंड Q2, ठीक है। और कहाँ पे है, बी लोकेटेड, कितने डिस्टेंस पे है वो लिखना है, लोकेटेड एट R1 एंड R2 डिस्टेंस पे है, रिस्पेक्टिवली लिखती हूँ, क्योंकि Q1 का डिस्टेंस है R1, Q2 का डिस्टेंस है R2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और कहाँ पे है वो, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, कहाँ पे है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड में है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो वर्क डन, अब पहले Q1 के लिए वर्क डन निकालेंगे और फिर Q2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो सेकेंड हम लिखेंगे, पहले तो हमारा जो स्टेप्स है वो क्या स्टेप है हमारी, पहले तो वर्क डन निकालते हैं पहले चार्ज के लिए, फिर दूसरे बार वर्क डन निकालेंगे दूसरे चार्ज के लिए, और कंप्लीट जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, Q1 प्लस Q2 रहेगा, ठीक है। और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस हो गया, समझ में आया। पहले अब हम निकालेंगे वर्क डन फॉर चार्ज Q1, क्या आएगा, देखो वर्क डन, और ये वर्क डन किस लिए हो रहा है, ब्रिंग कर रहे हैं चार्ज Q1 को फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1 पोजीशन पे, ठीक है, R1 पोजीशन पे लाकर रख रहे हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी R1 डिस्टेंस पे लाकर रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 चार्ज फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, इन्फिनिटी से R1, क्या आएगा वो वर्क डन, इट इज़ दिस वर्क डन। अब डायरेक्टली लिखते हैं हम, दिस वर्क डन जो होगा वो क्या है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस वर्क डन इट इज डिनोटेड बाय W1, पहले चार्ज के लिए W1, और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो PE1 लिखेंगे इसको, PE1। ओके, तो क्या रहता है, इट इज़ ड्यू टू चार्ज Q1 और उसका पोटेंशियल V ऑफ R न लिखते हुए अब हम लिखेंगे R1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब सेकेंड चार्ज के लिए लिखेंगे कि सेकंड चार्ज को भी ब्रिंग कर रहे हैं, कहाँ पे ला रहे हैं, R2 पोजीशन पे ला रहे हैं, तो वर्क डन होगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड E, बट ये अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1 भी होने वाला है, यानी वहाँ पे ऑलरेडी Q1 है ना, तो Q1 के लिए भी क्या वर्क डन होगा वो भी हम निकालने वाले हैं। समझ में आया ना, कि पहले सिर्फ अकेला Q1 आया तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, इसलिए हमने Q1 V ऑफ R1 लिखा है, बट अब वहाँ पे Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है Q2 के समय, तो हमको Q1 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड स्टेप लिखेंगे कि पहले तो वर्क डन पहले तो हमको ब्रिंग करना है चार्ज Q2 को, कहाँ पे ब्रिंग करना है, कहाँ से करना है, इन्फिनिटी से, कहाँ पे करना है, R2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू ब्रिंग द चार्ज Q2 कहाँ तक, टू R2, ठीक है। तो वर्क डन होने वाला है, द वर्क इज डन, मेरे साथ आप भी लिखो, यानी आपको अच्छे से समझ में आया तो आएगा, तो समझ में आया। द वर्क डन अब कैसा हो रहा है, इट इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड बट ऑल्सो अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1, ये Q1 अपना खुद का बनाएगा ना, इसके अगेंस्ट भी हम वो आने नहीं देगा Q2 को, तो उसके अगेंस्ट भी Q2 का वर्क डन होने वाला है। ओके, तो वर्क डन यानी 2 वजह से होने वाला है, एक तो अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड और अगेंस्ट फील्ड ड्यू टू द Q1, बिकॉज Q1 इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू ब्रिंग द चार्ज Q2 टू R2 द वर्क इज डन नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, द वर्क इज डन नॉट
ओनली अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ही नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फील्ड ई, बट ऑल्सो अगेंस्ट द फील्ड, अब किसके वजह से, ड्यू टू Q1, ठीक है, Q1 के फील्ड की वजह से भी वहाँ पे वर्क डन हो रहा है, वो अपोज कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर दिस वर्क डन हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन ऑन Q2 क्या आएगा, अगेंस्ट सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड के लिए लिखते हैं पहले, अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल ऊपर जैसे 1 के लिए 1 इक्वेशन में है ना, वैसे ही आएगा फील्ड इट इज इक्वल टू Q2V, बट इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है, ऐसा आएगा। और जो Q1 की वजह से है तो उसका भी वर्क डन लिखना पड़ेगा हमको, तो वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से जो है, इट इज़ इक्वल टू कैसा रहेगा अब, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पिछले ए पॉइंट पे ही आधारित है, ठीक है। तो हमने निकाला हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 का डिस्टेंस 2 तक, दैट इज इट इज़ R12 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R12, ओके, यहाँ तक हो गया, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे अब हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस फॉर फील्ड्स हम निकालेंगे। तो वर्क डन जो है ऑन Q2 अगेंस्ट दिस 2 फील्ड्स इज क्या आएगा, इट इज़ वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q2 टू R2, बट फिर टोटल वर्क डन अब हम निकालेंगे। टोटल वर्क डन यानी ये है अगेन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और ये है ड्यू टू द Q1। तो वर्क डन हो रहा है फॉर Q2 के लिए, कितना टोटल वर्क डन होगा वो हम लिखेंगे टोटल वर्क डन ऑन Q2, ठीक है। देयरफॉर टोटल वर्क डन ऑन Q2 क्या आएगा, सपोज इट इज़ W2 इज इक्वल टू, पहला देखो, पहला इक्वेशन क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला, ये Q2 V ऑफ R2, इसके वजह से भी है और इसके वजह से भी है, जिसमें मैंने राइट किया है, दोनों भी लिखना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो Q2 V R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q2 V R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, ऐसा आएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये जो टोटल वर्क डन है इन असेंबलिंग बोथ द चार्जेस Q1 एंड Q2, यानी हम ये सिस्टम बना रहे हैं Q1 और Q2 दोनों का मिलके टोटल वर्क डन क्या होगा। देयरफॉर टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा, ठीक है। टोटल वर्क डन कैसा होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा। अब W1 हमने निकाला हुआ है लास्ट, इसमें देखो W1 की वैल्यू क्या है, इट इज़ Q1 V R1, ये है हमारा W1, और W2 हमने निकाला है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 V ऑफ R1, ये हो गया, प्लस W2 की वैल्यू क्या है, Q2 V ऑफ R2, ऊपर का ही है देखो, प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, ऐसे आएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो ये जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यानी यही है वर्क डन की वैल्यू, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन
इट इज़ इक्वल टू W इज इक्वल टू Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12। लर्न करने में भी इजी है, आप इसको ज़रूर लर्न करिएगा, ठीक है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही हमको निकालना था, ठीक है। समझ में आया? तो अब मैं इसको रिवाइज नहीं करती हूँ, आप इसको प्लीज़ लिखना मेरे साथ में और इसको रिपीटेडली देखना और फिर से एक बार इसको राइट करना है आपको, ठीक है। फिर अच्छे से आपका हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल है 8.12, इसको देखते हैं। तो 1 बाय 1 करके एक एक लाइन पढ़ते हैं और इसका जो डाटा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं, मैं पढ़ती हूँ। 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁵ कूलम, ठीक है। 2 चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज इक्वल है, ठीक है। तो पहला है सपोज Q1, दूसरा है Q2, दोनों का भी कितना है 3 × 10⁻⁵ कूलम है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बोला है, उसके बाद में ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर। कहाँ से ब्रॉट किया है? इन्फिनिटी से। और कहाँ सेपरेशन दोनों में कितने का है? इट इज़ आर, जो डिस्टेंस है इट इज़ 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर मीन्स इट इज़ 0.3 मीटर। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब हमको क्या निकालना है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ला रहे हैं तो क्या है उसका इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब पहला जो पॉइंट है, सपोज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट है हमारा UA, दूसरा पॉइंट या QA भी बोल सकते हो, दूसरा पॉइंट है हमारा QB। ऐसे 2 पॉइंट है, या Q1 Q2 बोलो, चलो Q1 Q2 लेते हैं हम, Q1 Q2 लेते हैं। और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, पहले के लिए पोटेंशियल एनर्जी सपोज है U1 और दूसरे के लिए पोटेंशियल एनर्जी है सपोज करो U2 है, ठीक है। तो अब हम इंक्रीज कैसे निकालते हैं, कितने से इंक्रीज हो गई? तो पहले सपोज करो पहले थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी UA, अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी UB है, तो क्या आएगा? तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी जो है इन्फिनिटी पे हम एज्यूम करेंगे, इन्फिनिटी पे ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा है ना, इन्फिनिटी से ला रहे हैं फिर वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इट इज़ इक्वल टू 0। देयरफॉर इंक्रीज कैसा होगा? देखो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी इट इज़ इक्वल टू एनर्जी जो है, अब इन्फिनिटी पे कुछ भी नहीं है, फिर उस पे इन्फिनिटी के बाद में हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वहाँ पे लाने के बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वही हमारा इंक्रीज होगा ना, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो अभी सिस्टम की एनर्जी है वही है एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम अभी जो है वही, ठीक है, एट प्रेजेंट, ओके। तो अब हम यहाँ पे इंक्रीज दिखाते हैं, सपोज UA है ओरिजिनल माइनस UB, इट इज़ इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, ये रहता है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की मैंने बहुत बार बोला है आपको, ये लर्न करनी है वैल्यू। 9 × 10⁻⁹ है। Q1 Q2 दोनों भी 3 × 10⁻⁻5 दोनों भी है, तो इसलिए स्क्वायर करते हैं और डिवाइडेड बाय R यानी 0.3 है हमारा, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट ये 9 है, 9 इंटू एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो अब आएगा यहाँ पे एक 3 बचता है और 10⁻⁻ ये 9 है, फिर 5 2 ज़ा 10 यानी -10 भी है वहाँ पे, ठीक है, -10 हो जाएगा और यहाँ पे एक ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 27 और 10 - 10 यानी 0, तो 10⁻⁻0 यानी 1 हो जाएगा, तो इट इज़ 27 जूल। तो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड
वैल्यू, ये है हमारा इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, समझ में आया? वैसे तो इजी था, बस आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और वैल्यूज़ आपको सभी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट भी एक फिर से एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मैं पढ़ती हूँ। 8.13 एग्जाम्पल है, उसको हम पढ़ेंगे। देखो क्या है एग्जाम्पल, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिटरमाइन करना है हमको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हमको डिटरमाइन करना है। तो अब देखो आगे क्या बोला है, ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस। 2 चार्जेस है सिस्टम में, तो पहला है -2 माइक्रोकूलम और दूसरा है +4 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, माइक्रो है तो इसको कन्वर्ट करते हैं -2 × 10⁻⁴ माइक्रो के लिए -6 कूलम, और Q2 की वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम, यानी इट इज़ इक्वल टू +4 × 10⁻⁻6 कूलम। ये हो गया। अब विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, वहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। प्लेस एट -8 सेंटीमीटर 0 एंड +8 सेंटीमीटर 0, यानी ये ऐसा है, ये हमारी डायग्राम है और ये 2 चार्जेस है, ठीक है। ये है Q1, ये है Q2। Q1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, Q1 के कोऑर्डिनेट्स है -8 0 यानी ओनली x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x चाहिए इसलिए x कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, y और z एब्सेंट है, ठीक है। और जो Q2 के क्या कोऑर्डिनेट है, इट इज़ +8 0 और 0, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ तक पहुँच गए हम, तो इसके कोऑर्डिनेट्स समझ में आए कैसे है। तो R1 जो डिस्टेंस है, ये है R1 डिस्टेंस, ये है R2 वेक्टर है हमारा। तो R1 डिस्टेंस कैसा होगा, तो R1 इज इक्वल टू -8 दिख रहा है आपको, देखो सॉरी आगे देखो, आगे क्या बोला है। तो R1 ये जो डिस्टेंस है तो इट इज़ -8, हाँ -8। अब हम माइनस थोड़ा बाजू में रख के उसको लिखते हैं, क्या आएगा, इट इज़ 8 सेंटीमीटर है, इट इज़ इक्वल टू 0.08 मीटर, ओके। और R2 क्या है, इट इज़ अगेन +8 है, तो +8 है तो इट इज़ 8 सेंटीमीटर, इट इज़ इक्वल टू 0.08 मीटर। दोनों की भी वैल्यू वही रहेगी। यहाँ तक पहुँच गए। आगे देखो क्या बोला है, सपोज द, अब बी करके लिखा है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पहले तो हम पहला वाला पार्ट कर लेते हैं, ए पार्ट, उसको हम कर लेते हैं, ये गिवन है हमारा। तो अब हम ए पार्ट कर लेते हैं, पहले ए पार्ट, फिर बी को पढ़ेंगे, यानी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ए के लिए अब हमको दिया है टोटल डिस्टेंस, पहले तो R1 + R2 हम कर लेंगे, और जो दूसरा दिया है पॉइंट, देखो अब हमको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ये है हमारा फॉर्मूला। अब U की वैल्यू निकालेंगे पहले, U इज इक्वल, अब R को निकालना है, हाँ R तो दिया ही नहीं है ना, तो R को कैसा निकालेंगे, तो R इज द टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, R इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखती हूँ R इज इक्वल टू, ये हो गया 0.8 + 0.8, R इज इक्वल टू R1 + R2, यानी इट इज़ 0.16 मीटर, ओके। तो अब हम वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय Q1 है हमारा -2 × 10⁻6 और Q2 है हमारा 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 0.16। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये माइनस है, इसको भूलना नहीं है, तो वी गेट -9 और ये 2 8 जा और ये 4 2 जा, यानी नीचे 2 ही रहते हैं और 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वी गेट 9 इंटू ये, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 0.5 × 10⁻6 है, फिर और एक -6, फिर और +9 और एक +2, ठीक है। तो वी गेट इट -0.45 जूल, ये हमको मिलता है आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी,
की वैल्यू आ गई है। अब आगे देखो क्या है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बोला था कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए हमने सिंपल से उसको कैलकुलेट किया था। अब बोला है कि एक्सटर्नल फील्ड है वहाँ पे, ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड है तो ई उसकी वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू ए ऑफ 1/r², वेयर ए की वैल्यू दी है 8 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर (10⁻⁻²), ठीक है, ये ए की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हम एक एक करके पीछे लिखेंगे, पर आपको प्रॉब्लम दिखने को होना, आप कृपया आपकी बुक निकाल के देखिएगा इसको। तो ई की वैल्यू दी है, तो ई की वैल्यू कैसी है, अब हम ई जो है तो हम चार्ज को कहाँ से लाते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर आर तक लाते हैं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है वो हमारा कैसा रहता है, V इज इक्वल टू, ये हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं ना, अगेंस्ट है यानी अपोजिट साइन है तो अपोजिटली ला रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट ला रहे हैं तो निगेटिव साइन से दिखाते हैं, और इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर ऐसा रहता है, ठीक है। तो अब ई की वैल्यू हमको दी है A1/r², ये वैल्यू दी है, ठीक है, और ए की भी वैल्यू यहाँ पे आपको दी है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो अब हमारे पास में जो ए की वैल्यू दी है वो पहले मैं लिखती हूँ कि जो ई की वैल्यू दी है वो मेरे सामने मेरे बुक है, आप भी बुक के साथ देखो क्या है, ई इज इक्वल टू ए × 1/r² है, ठीक है, ये है वैल्यू, ओके। तो अब ये जो है V की वैल्यू हमको निकालनी है, पहले पोटेंशियल निकालना पड़ता ना, ये तो आपको मालूम है, पहले तो हमको पोटेंशियल निकालना पड़ता है वहाँ पे क्या है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ E इट इज़ इक्वल टू, हम ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस काटते हुए आएंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट इज़ इंटीग्रल फ्रॉम E आएगा, और कहाँ से इंटीग्रेशन ले रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R तक ला रहे हैं, वो पॉइंट को इन्फिनिटी से R तक ला रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब हम लिखते हैं, E की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इट इज़ A अपॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं, A/r² इंटू dr लिखेंगे। कोई भी इंटीग्रेशन को जो जिसके विथ रेफरेंस रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हमको निकालना पड़ेगा, यानी पहले ये सपोज करो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है और ये r तक हमको लाना है, तो छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करके लाएंगे ना। तो पहले छोटा डिस्टेंस ये कवर कर लिया, सपोज ये dr है, ये dr है, सबको मिला कर अब हम टोटल निकालने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया। तो dr क्यों लिया है, तो इट इज़ द स्मॉल डिस्टेंस, छोटा छोटा करके फिर हम r तक रीच होंगे, ये भी हमने कंसेप्ट देखा हुआ है पहले के ही लेक्चर में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ -1/x², इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो माइनस को अगर बाहर निकालते हैं तो इंटीग्रल ऑफ x⁻⁻² हो जाएगा, +1/-2 +1 ऐसा आता है, इट इज़ इक्वल टू, माइनस तो ये बाहर है और x⁻⁻ क्या है, x⁻⁻1/-1, यानी इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन निकल जाएगा, माइनस ऑफ, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बाद में, पर माइनस ऑफ ये x को अगर नीचे लाएंगे तो 1/x आएगा, ठीक है। वैसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की जगह r है सिर्फ, तो a तो कांस्टेंट है हमारा, बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, 1/r² dr, 1/r² का इंटीग्रेशन रहता है -a × 1/r रहता है, ठीक है, -a 1/r, और इंटीग्रेशन की लिमिट है हमारे पास में इन्फिनिटी टू r, तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी टू r ये लिमिट देंगे, और हमको मालूम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहती है, तो कैसा लिखेंगे, देखो माइनस, अब ये अपर लिमिट माइनस, हाँ ये माइनस भी आ रहा है ना, तो माइनस माइनस ये जो आंसर है माइनस आता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी a/अपर लिमिट है r का r ही आएगा, तो r माइनस लोअर लिमिट, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और एक माइनस आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, a/∞,
ऐसा आएगा। a अपॉन इन्फिनिटी तो वो 0 हो जाएगा, सो ओनली वी गेट a अपॉन r, ये वैल्यू हमको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब हमको इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड का फॉर्मूला है, लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। ये हमने देखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस for a system of 2 point charges, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला u इज इक्वल टू 1/4πε0। पहले हम लिखेंगे q1 q2 अपॉन r प्लस q1 v ऑफ r1 प्लस q2 v ऑफ r2। ये हमने देखा हुआ है फॉर्मूला, बस उसमें ही हमको सबकी वैल्यूज़ डाल दी है। पहला जो ये है, पहली ये जो टर्म है, इसको ही हमने पीछे निकाला है। सपोज़ इसको हम u स्टार बोलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा u जो हमने पीछे ही कैलकुलेट किया है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे q1 v ऑफ r1 प्लस q2 v ऑफ r2। देखना है आपको वो पीछे क्या कैलकुलेट किया है हमने, तो उसको देखेंगे। देखो एक मिनट, ये देखो यहाँ पे हमने u को कैलकुलेट किया है, -0.45 आया है इसका आंसर। तो और u की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r। ठीक है, तो ये है -0.45, इसको ही हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैं रब नहीं करती हूँ अब, -0.45 ये हो गया। प्लस Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 इज़ -2 माइक्रोकूलम बोला था, तो माइक्रोकूलम को हमने कन्वर्ट किया था -6। ठीक है, और V ऑफ R1 कितना था, इट इज़ 8 × 10⁵ था। ठीक है, V ऑफ R1 8 × 10⁵। उसके बाद में अब डिवाइडेड बाय, हाँ ये कितना हो गया हाँ इसको कन्वर्ट करना है ना आपको, तो ये डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ। तो क्योंकि हमने v को निकाला है, देखो v a अपॉन r निकाला है ना हमने, और a की वैल्यू भी आपको दी है। देखो a की वैल्यू प्रॉब्लम में दी है, a इज इक्वल टू 8 × 10⁵ सेंटीमीटर² दी है। तो लगे तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इज इक्वल टू कितनी दी है वैल्यू, 8 × 10⁵ सेंटीमीटर²। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी आपको इजी जाएगा। इट इज़ इक्वल टू u प्लस q1 जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे q1 अपॉन ये q1 v ऑफ r1 है ना, तो v की वैल्यू तो हमने a/r निकाली है। q1 v ऑफ r1 की जगह हम लिखेंगे a/r1 इंटू यूनिट वेक्टर r1। ठीक है, और q2 ये q2 v ऑफ r2 को कैसे लिखेंगे, q2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और उसकी जगह लिखेंगे, अब ऊपर निकाला है v ऑफ r2 की वैल्यू है a/r, अगेन इट इज़ a/r2 लिखेंगे। अब q2 के लिए r2 लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू q2 a/r2 इंटू r2। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁵ है। तो देखो अब मैंने u की वैल्यू ये लिखी है, u हमने लिखा है। q1 की वैल्यू है -2 × 10⁻⁻6, a की वैल्यू दी है, गिवन है 8 × 10⁵, r1 की वैल्यू है हमारी 0.08। ठीक है, ये तो वेक्टर है, इसको छोड़ देना है। प्लस q2 की वैल्यू है हमारी 4 × 10⁻⁻6, a की वैल्यू है अगेन 8 × 10⁵, और r2 की वैल्यू है 0.08। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो -0.45, और यहाँ पे बचता है ये -2 × 10⁵ और ये 8 कर देते हैं, यानी 8 कैंसिल हो जाएगा। इसका जो -2 है ऊपर आकर +2 बन जाएगा, यानी इट इज़ 10⁵ -6 + 2, और ये 8 तो कैंसिल ही हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, ऐसा इसको सॉल्व करेंगे। +4, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, 10⁻2 ऊपर लाएंगे और 8 को कैंसिल कर देंगे। 4 × 10⁻⁻6 + 5 और +2,
ओके, ये आ जाएगा, ये 8 तो कैंसिल ही हो जाएंगे हमारे। तो इट इज़ इक्वल टू 0 माइनस 0.45 माइनस 0.45। अब ये यहाँ पे क्या बचता है 2 इंटू 10⁻⁻, ये -1 प्लस 2 यानी 1 ही आएगा। ओके, तो ये 1 आता है प्लस 4, ये भी कितना आता है देखो -1 प्लस 2 यानी ये भी 1 आता है, तो इट इज़ 4 इंटू 10। ठीक है, तो क्या मिलता है -0.45 इंटू 20 इंटू सॉरी इंटू नहीं है -20 है, -20 प्लस 40, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट इट इज़ 19.55 जूल। देखो ना, ये 20 हो गया, 40 माइनस 20 20 हो गया, और 20 में से माइनस 0.45 निकालने हैं, तो 19.55 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट है तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी 19.55 है। ओके, समझ में आया? तो इस प्रकार से ये हमारा एक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, एक बचता है हमारा जो ई ऑप्शन का है। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइपोल का। तो डाइपोल हमने देखा हुआ है, डाइपोल मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखो 2 इक्वल आपको चार्जेस दिख रहे हैं, क्यू है, ठीक है, तो क्यू चार्जेस है और दे आर सेपरेटेड बाय दिस फाइनाइट डिस्टेंस। दोनों में एक डिस्टेंस है, सेपरेट हो गए हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है ट्वाइस एल। इट इज़ नोन एज डाइपोल मूवमेंट। तो देखो डाइपोल, डाई यानी 2 पोल्स ऐसे क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे, और इसका देखो इसका फील्ड कैसा है, क्यू ई, ये एक साइड में है, और इसका इक्वल है क्यू ई एंड माइनस क्यू ई, इक्वल भी है बट दे आर अपोजिट है, एक ये साइड है और एक दूसरे साइड है, इसलिए इसको क्यू ई बोला है, यहाँ पे नीचे उसको माइनस क्यू ई बोला है। अब ये जो लाइंस आपको दिखाती है, इट इंडिकेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी लाइंस है ये, इक्विडिस्टेंट पे है और पैरेलल लाइंस है। ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। ये डायग्राम पर से हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि इट इज़ इंडिकेटेड बाय दिस पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन। ये पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन क्या इंडिकेट करती है, द फील्ड इज यूनिफॉर्म। ओके, तो अब हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब ये डायपोल कहाँ पे रखा है, एक एक्सटर्नल फील्ड पे रखा है। ठीक है, समझ में आया? 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है ट्वाइस एल, और देखो अब ये जो 2 चार्जेस जो है जिसके वजह से डायपोल बन रहा है, डाई यानी 2 पोल बन रहे हैं वहाँ पे, तो दैट चार्जेस आर, एक है माइनस क्यू है और दूसरा है प्लस क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस। कौन से हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस ट्वाइस एल। ट्वाइस एल क्या है, दोनों का डिस्टेंस, दोनों में का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर ए डाइपोल, डाइपोल कंसिडर करेंगे विथ चार्जेस। चार्जेस कितने हैं, विथ चार्जेस प्लस Q1 एंड Q नहीं, 1 नहीं है, प्लस Q और दूसरा कितना है, माइनस Q है। ठीक है, और दोनों भी सेपरेट हो गए हैं, दोनों में के डिस्टेंस कितना है, सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट यानी फिक्स डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस एल। आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, ट्वाइस एल है। और कहाँ पे रखा है, ये पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन क्या इंडिकेट करती है कि इट इज़ फील्ड इज यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो प्लेस, यहाँ पे प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे प्लेस किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस किया है उसको। ठीक है, तो अब वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो यहाँ पे अब वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जैसे टॉर्क को हम टॉ से दिखाते हैं, और जैसे आप इमेजिन करो एक साइकिल का हैंडल कैसा रहता है, ये हैंडल को एक ऐसा हो जाता है, हमारा हाथ एक ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो कैसा है, इक्वल है बट अपोजिट है।
तो ओके, तो ये रोटेट कैसे होगा? थ्रू द स्मॉल एंगल थीटा। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है ना, सेम ऐसे ही हैंडल है। सपोज करो, देखो ये साइकिल जैसे हैंडल हो गया ना, क्यू ई और माइनस क्यू ई, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई दोनों भी है, ठीक है। और अगर वो रोटेट हो गया थोड़ा सा छोटे से एंगल से, पहले ओरिजिनल थीटा 0 था, अब 0 एंगल था, और थोड़ा सा हम उसको रोटेट कर रहे हैं, साइकिल के हैंडल की पोजीशन याद रखिएगा। तो अब वो रोटेशन का जो एंगल है, सपोज इट इज़ थीटा, ठीक है। तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो टॉर्क कैसा रहेगा? तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। इट इज़ डिनोटेड बाय टॉ, टॉ से दिखाते हैं, ठीक है। एंड क्या रहती है वैल्यू? द टॉ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, उसकी वैल्यू रहती है, ये फिक्स है, ठीक है। क्या है वैल्यू टॉ की? टॉ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम इसको सिंपल से मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, पी ई क्रॉस के लिए साइन थीटा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गए, समझ में आया ये? अब जो ये एक्सटर्नल टॉर्क का हमको ऐसा करना, एज्यूम करना है कि सम एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड सो दैट ये जो है ये डाइपोल रोटेट होगा फ्रॉम एंगल थीटा 0 टू थीटा, ठीक है। तो ये जो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, अगर एक आधा एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज करो, पहले तो हम लिखेंगे लेटस एज्यूम एक्सटर्नल टॉर्क। एक दूसरा भी एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क, और उसकी वैल्यू है टॉ ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। ये है बी अप्लाइड, ये अप्लाई कर रहे हैं हम, ऐसा कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड कर रहे हैं थ्रू द एंगल थीटा, ओके। तो वर्क डन क्या होगा? बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, देयरफॉर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, बाय द एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? वर्क डन, इट इज़ W इज इक्वल टू, अब कैसे रोटेट हो रहा है? ओरिजिनल था थीटा 0 है सपोज करो, और अब बन गया है थीटा हो रहा है, ठीक है। इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो इट इज़ टॉ एक्सटर्नल, ऐसा लिखेंगे हम, ओके, इंटू डी थीटा, ठीक है। तो क्या आएगा? थीटा डी थीटा भी लिख सकते हैं, अभी थीटा बन गया है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, या आपने सिंपल भी लिखा होता तो भी चलता है। टॉ एक्सटर्नल की वैल्यू आपके पास में है, टॉ एक्सटर्नल की वैल्यू या टॉ की वैल्यू क्या है? पी ई रहता है, पी क्रॉस ई एंड पी ई साइन थीटा रहता है। तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इंटीग्रल थीटा 0 टू थीटा, क्या आएगा यहाँ पे? पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा डी थीटा। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्या आएगा? देखो इंटीग्रेशन, इट इज़ इक्वल टू पी ई साइन थीटा का पी तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे, पी तो डाइपोल मोमेंट है, उसको बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट रहती है वो, और ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको भी बाहर निकालेंगे। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट इज़ माइनस कॉस थीटा, और हमको लिमिट दी है फ्रॉम थीटा 0 से थीटा तक रोटेट किया है हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको लिमिट इंटीग्रेशन डालना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर क्या आएगा? W की वैल्यू नेक्स्ट इसमें लिखते हैं, W की वैल्यू क्या आती है? W इज इक्वल टू क्या मिला था हमको? पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, ऐसा मिला था ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट है माइनस कॉस ऑफ थीटा ही है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट क्या होगी? माइनस कॉस ऑफ थीटा 0 होगी, ठीक है। ये हो गया, तो इट इज़ इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा प्लस कॉस ऑफ थीटा 0, ये हो गया। इट इज़ पी ई, इसको हम ऐसा लिखते सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और व्हेन द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल एंगल थीटा जब मेक करेगा तब ये है वर्क डन,
ठीक है, और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे दिस वर्क डन इज stored in the form of potential energy, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमको निकालना था ना, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज सपोज u से दिखाते हैं और u ऑफ थीटा था पहले, थीटा माइनस u ऑफ थीटा ज़ीरो हो गया है, सॉरी थीटा ज़ीरो से थीटा हो गया ना, चेंज इन कैसा होता है ये हमने लिखा है, इट इज़ इक्वल टू PE ऑफ कॉस ऑफ थीटा ज़ीरो माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब सपोज़ ये u ऑफ थीटा ज़ीरो यानी ओरिजिनल अगर ज़ीरो है तो इनिशियली अगर हम कंसिडर करते हैं कि इफ़ थीटा ज़ीरो की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वी गेट क्या मिलता है हमको, u थीटा इज इक्वल टू PE कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। तो अब हम कंसिडर करते हैं इनिशियल ये है और हम कंसिडर करते हैं कि डायपोल जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, ठीक है, ये हमारा डायपोल जो है वो परपेंडिकुलर है फील्ड को, फील्ड है हमारा ऐसा, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल हमारा कैसा है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऐसा सीधा है, ओके, ऐसा है, सीधा है हमारा। तो यानी ये जो एंगल है ये है π/2 है एंगल, ऐसा अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे कि पहली केस है ये कि इफ़ इनिशियली सपोज करो इनिशियली डायपोल अगर डायपोल इज़ परपेंडिकुलर है, डायपोल इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड है अगर, ठीक है, तो फील्ड यानी ई से परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने ऊपर निकाल के बताया है, ठीक है। तो थीटा ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमको थीटा ज़ीरो की वैल्यू अगर π/2 मिलती है तो हमारे पास में ये इक्वेशन कैसा होता है, देखो हम u थीटा ज़ीरो को तो ज़ीरो मानेंगे, u थीटा इज इक्वल टू PE कॉस ऑफ, अब थीटा ज़ीरो तो कॉस ज़ीरो माइनस कॉस ऑफ π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा ज़ीरो की वैल्यू π/2 लिखेंगे इन कॉस थीटा ऐसा लिखेंगे ना, तो देखो थीटा ज़ीरो की वैल्यू π/2 लिख के क्या होता है, वी गेट u ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा ज़ीरो को हमने ज़ीरो बोला है, इट इज़ इक्वल टू PE कॉस ऑफ π/2, अब थीटा ज़ीरो को π/2 ये साइड में लिखते हैं माइनस कॉस थीटा, इट इज़ इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्या आएगा, माइनस PE कॉस थीटा, क्योंकि कॉस π/2 क्या है, -1 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये हमको मिलता है तो u थीटा की वैल्यू यानी माइनस PE कॉस थीटा यानी क्या है, तो u थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा किस में है, डॉट प्रोडक्ट में रहता है, तो माइनस P वेक्टर P डॉट वेक्टर E मिलेगा हमको, ठीक है। वेक्टर P डॉट वेक्टर E कैसे आया, समझ में आया, इट इज़ माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E मिलता है। ये हो गई हमारी पहली केस। अब सेकंड केस में अगर इफ़ इनिशियली डायपोल पैरेलल है E से, यानी ये हमारा E है और डायपोल भी हम कैसा रख रहे हैं, डायपोल पैरेलल ही रख रहे हैं, यानी ये ऐसा ही रख रहे हैं E से, ठीक है, पैरेलल रख रहे हैं, तो थीटा ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ़ इनिशियली द डायपोल इज़ पैरेलल, अगर पैरेलल है का किससे पैरेलल है, टू द फील्ड E, टू द फील्ड E से पैरेलल है, देन थीटा ज़ीरो की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इट इज़ ज़ीरो हो जाएगी। देयरफॉर u थीटा की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, PE ऑफ कॉस ऑफ थीटा ज़ीरो है ना, कॉस ऑफ थीटा ज़ीरो यानी कॉस ज़ीरो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, तो इट इज़ इक्वल टू PE कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये,
ठीक है। तो ये दो केसेस भी आपको ध्यान रखना है कि पहले तो डायपोल परपेंडिकुलर अगर रखा है और डायपोल अगर पैरेलल रखा है, तो ये दोनों भी केसेस आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, ठीक है। तो देखेंगे अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब मैं इसको रिवाइज नहीं करती हूँ, आप फिर से एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, ओके। अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे, देखो क्या है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस रहते हैं। हमने देखा है इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस रहते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो चार्जेस रहते हैं। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम ही है, 1 माइक्रोकूलम है उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, यानी क्यू माइनस प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, यानी इट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ये हो गया। अब क्या बोला है, दे आर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज़ 2 सेंटीमीटर है, ओके। तो 2 सेंटीमीटर है, यानी P की वैल्यू है वो P इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट, इट इज़ Q × 2L रहता है, तो इट इज़ इक्वल टू कितना मिला है आपको, देखो Q की वैल्यू है 10⁻⁻⁶ और 2L कितना दिया है, इट इज़ 2 सेंटीमीटर, 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया है ना, तो हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर आ गया है ये। आगे देखो क्या बोला है, द डायपोल इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो डायपोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। हमको निकालना है द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन द डायपोल। मैक्सिमम टॉर्क क्या है हम निकालेंगे, पहले टॉ मैक्स कितना रहता है, टॉ मैक्स की वैल्यू Q × 2L, हमने अभी देखा हुआ है ये फॉर्मूला। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q इज़ 10⁻⁻⁶ है, नहीं सॉरी QL नहीं, इट इज़ PE sin थीटा रहता है ना, PE sin थीटा है, सॉरी यहाँ पे मैं PE sin थीटा लिखना है। टॉ मैक्स की वैल्यू क्या है, देखो टॉ मैक्स इज इक्वल टू, बहुत लेक्चर लेंदी हो गया ना, थोड़ा सा PE sin थीटा ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो P की वैल्यू है हमारे पास में, P की वैल्यू PE sin थीटा, P की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, देखो द डायपोल इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मैक्सिमम बाय द एक्सटर्नल फील्ड ऑन द टॉर्क। अब ये पहले इसमें साइन, ये टॉर्क मैक्सिमम कब रहता है, टॉर्क कब मैक्सिमम रहेगा, देखो जब हमने निकाला हुआ है, दो केसेस हमने निकाले थे अभी, तो टॉर्क मैक्सिमम कब रहता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब, यानी जब हम ये डायपोल को कैसे प्लेस करते हैं, परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, तभी टॉर्क मैक्सिमम रहता है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁻8 इंटू साइन 90 डिग्री, E की वैल्यू दी है ना, सॉरी E की वैल्यू कितनी है 10⁻5 और साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कब रहता है, जब डायपोल परपेंडिकुलर रहता है तब। तो साइन 90 इट इज़ इक्वल टू, ये हो गया -3 × 1 है, इट इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, ओके। नेक्स्ट 2 नंबर का देखो, द वर्क द एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू इन टर्निंग द डायपोल थ्रू 180 डिग्री। अब ऐसा एक्सटर्नली हमको ये डायपोल को टर्न करना है, थ्रू 180 डिग्री टर्न करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी पहले वो 0 था, यानी पैरेलल था, ये है हमारा E, तो हमारा डायपोल भी ऐसा ही था। अब हम उसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, यानी यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो रोटेट करने के बाद में कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वर्क डन निकालना है हमको, तो W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, PE कॉस ऑफ, ऐसे 2 थीटा दिए हैं ना, तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, कॉस ऑफ थीटा 2, ओके। तो क्या आएगा देखो 2
P की वैल्यू 2 × 10⁻⁻8 लिखेंगे, E की वैल्यू 10⁻5 और cos ऑफ 0 से बोला है cos ऑफ 0 to cos ऑफ 180 डिग्री ऐसा बोला है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 10⁻³ और cos 0 इज़ 1, इसकी वैल्यू आती है 1 और इसकी वैल्यू आती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1 इट इज़ 4 × ये आता है आपका आंसर 2 × आएगा, क्योंकि 4 कैसा आएगा 2 × 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 × 10⁻³ हाँ, अरे ये तो ब्रैकेट में है ना, इसको सॉल्व करेंगे 2 × ये 2 हो गया ये 1 + 1 है ना, तो 2 हो जाता है, 2 4 हो जाएगा, ये 4 × 10⁻³ आएगा यहाँ पे जूल। ठीक है, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो थोड़ा सा ये आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको याद रखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट, तो समझ में आया। तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं, बहुत आज का लेक्चर लेंदी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इस लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, प्रैक्टिस करो, थैंक यू।